चर्चा की शुरुआत हम करेंगे एडिबल ऑयल की खबर के साथ, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुधाकर देसाई साहब जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि वार खत्म होने का ऐलान हो गया है। वार खत्म होने के बाद की स्थिति एडिबल ऑयल इंडस्ट्री की, सेक्टर की क्या है? हाँ जी, थैंक यू मृत्युंजय जी। तो अभी क्या बेसिकली एनर्जी के कारण ही एडिबल ऑयल के ऊपर असर आ रहा था, हम्म। वार के कारण। जैसे जैसे एनर्जी का प्राइसेस बढ़ा तो दो इम्पैक्ट आया। एक तो एडिबल ऑयल प्राइसेस बढ़ा था थोड़ा, और दूसरा यह है कि इनपुट कॉस्ट जो एडिबल ऑयल का, जो इंडिया का पैकेजिंग कॉस्ट है, कोल है, लैमिनेट्स है, टिन शीट है, ये सारी चीज़ों का थोड़ा कॉस्ट बढ़ रहा था। तो अभी ये सब थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया। तीसरा ये था कि सोयाबीन ऑयल का जो शिपमेंट का जो भाव है, फ्रेट का, वो करीब करीब 80-90 से वो 130-140 डॉलर्स हो गया था। अभी नॉर्मलाइज होके 95-100 डॉलर्स में आ गया है। तो फ्रेट में असर थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया, जो असर आया था। दूसरा, एडिबल ऑयल प्राइसेस थोड़ा स्टेबिलिटी आ गया है एकदम। अभी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। सोयाबीन ऑयल और पाम ऑयल का जो गैप था वो अभी नैरो हो गया है। और कुछ इतना ज़्यादा कुछ असर नहीं है, क्योंकि एक्चुअली वॉर के टाइम में जो सप्लाई चेन डिसरप्शन जो सोचा था लोगों ने कि होगा, कि जैसे सनफ्लावर ऑयल का मूवमेंट इंडिया में थोड़ा कम आ जाएगा या सोयाबीन ऑयल का डिले हो जाएगा, ये सब ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि अच्छा। हरमुज के वजह से कोई इतना इम्पैक्ट पड़ा नहीं था। तो हम्म। नॉर्मल जो इंपोर्ट जो इंडिया में जो आ रहा था 10-11 लाख टन, जितना जरूरी था अप्रैल मई का सीजन के हिसाब से, उतना इंपोर्ट तो हुआ है और सप्लाई में कोई डिस्टरबेंस नहीं है। एक्चुअली आज के दिन में आपने जो पूछा कि क्या हम्म। क्या फैक्टर्स है, मेरे हम्म। ख्याल से आज के दिन में लानिनो है, वेदर फैक्टर्स है, बायोफ्यूल का जो इंडोनेशिया का इशू है, ये सारे अभी की ड्राइवर्स बन रहा है। अल्नीनो। लेकिन अल्नीनो इसके ऊपर सर। check कर अल्नीनो। सकते हैं। लानिनो की जगह अल्नीनो। हाँ। यस। एल- ओके। अच्छा, ये जो अभी आपने एक करार किया है, एमओयू किया है चाइना के साथ, CFA के बीच जो आपने किया है उनके साथ में, क्या है ये करार? इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे यहाँ एडिबल ऑयल नहीं, इंडस्ट्री पर? एक तो देखिए, हिस्टोरिकली पहली बार एक्चुअली चाइना से सोयाबीन ऑयल इंडिया आने लगा है। हम्म। उसमें अपना इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री जो करीब करीब 50 लाख टन जो सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट आता है हम्म। अर्जेंटीना, ब्राजील से, रशिया से, तो उसका एक हमारा एक ऑल्टरनेटिव बन गया है कि चाइना से भी सोयाबीन ऑयल आने लगा था। तो हम्म। इसीलिए हम लोग थोड़ा उसमें काम करना ठीक समझा है, क्योंकि जैन से लेकर अप्रैल तक करीब करीब 2.5 लाख टन आ गया है। और मुझे देख के उधर ये समझ में आ रहा है कि वहां से करीब करीब 8 से 10 लाख टन भी आ सकता है इवेंचुअली, हम्म। क्योंकि वहाँ क्रशिंग फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। उनको मील की ज़रूरत है, तेल का उनको आउटलेट चाहिए, और वर्ल्ड में नेचुरल आउटलेट तो इंडिया है। और इसमें इंडियन इंडस्ट्री के लिए एक एडवांटेज है, वॉयज टाइम और फ्रेट फ्रेट का एडवांटेज मिलेगा। और करीब 7-8 दिन में वेजल आ जाएगा। हम्म। जबकि आप अर्जेंटीना, ब्राजील से लेते हैं तो आपको कम से कम 45-50 दिन लगेगा। तो ये एक एडवांटेज है। दूसरा मेन है कि इसके जरिए जो हमने उन लोगों के साथ बात किया है, चेंबर ऑफ कॉमर्स से, कि यहाँ से नॉर्मली अभी रेप रेप डीओसी मस्टर्ड का जो डी ऑयल केक है वो जाता है, जो उसके लिए एक सर्टिफिकेट लगता है, जीएससीसी सर्टिफिकेट करके। तो हम हम्म। ये देख रहे हैं कि इंडस्ट्री के लिए वो कैसा उसका सहूलियत थोड़ा आ जाए, ताकि इंडिया का रेपसीड एक्सपोर्ट हो जाए चाइना के लिए। तो वो बहुत अच्छी बात होगा। अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा तो अपना सीड और फार्मर्स के लिए भी अच्छा है रेपसीड में। इसी तरह सोयाबीन डीओसी भी जा सकता है कभी कभी बीच में, जब इंडिया का डीओसी सस्ता हो जाता है। तो हम्म। ऐसा लॉन्ग टर्म में थोड़ा सोयाबीन ऑयल इम्पोर्ट्स, डीओसी एक्सपोर्ट्स, और बाकी कमोडिटीज तो जा ही रहा है। एक्चुअली हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड विद चाइना इज वेरी नेगेटिव। तो राइस भी जा सकता है, सब स्पाइसेस भी जा सकता है। तो बियॉन्ड ऑयल, तो एक चाइना के लिए ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल हमको दिखा। तो ये एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, मुलाकात, प्लेटफॉर्म, सेलर बायर कनेक्ट, जिस इंडियन इंडस्ट्री को किसी को चाहिए वहाँ का कनेक्ट, कि भाई ये पार्टी अच्छा है कि नहीं, इनके साथ डील कर सकते हैं कि नहीं, इस टाइप का एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हम उनसे करना चाहते हैं। ओके, परफेक्ट, ठीक है।
तो ये महत्वपूर्ण बात है। अब मैं जरा आपसे जानना चाहता हूँ कि जो इंडोनेशिया में B50 इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, उसका ओवरऑल ग्लोबल पाम ऑयल मार्केट पर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? और चूंकि इंडिया बहुत बड़ा कंज्यूमर है पाम ऑयल का और हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट भी इंडोनेशिया से करते हैं, तो हमारे मार्केट पर क्या इम्पैक्ट? दो इम्पैक्ट है। एक तो अगर आज के दिन में अगर BMD मतलब जो एक्सचेंज या $1225 हम समझते हैं CPO क्रूड पाम ऑयल, ये एक्चुअली $60 से $70 कम हो जाता है एक्चुअली, क्योंकि B50 का ऐलान हुआ है कि 1 जुलाई से B50 में जाएंगे। B40 तो उसने अचीव कर दिया। B40 का मतलब है कि वहाँ का जो व्हीकल्स है उसके 40% जो है पाम ऑयल से बना हुआ बायोफ्यूल जाएगा। लेकिन अगर B50 में ये लोग जा रहा है तो आप समझ लीजिए करीब करीब 15 लाख टन का उनको एडिशनल डिमांड लगेगा इंडोनेशिया में। इसी के वजह से आज के दिन में जो BMD है 4500 जो चल रहा है या $1225 CPO चल रहा है, वो थोड़ा अच्छा है। दूसरा इम्पैक्ट अच्छा है, मतलब फर्म है। और दूसरा यह है कि बीन ऑयल, सोयाबीन ऑयल और पाम ऑयल का फर्क $100 हुआ करता था। आज के दिन में वो $50 हो गया, $50-60 हो गया। इसका मतलब है कि इंडिया का पाम ऑयल इंपोर्ट थोड़ा कम होगा और सोयाबीन ऑयल का प्राइस के हिसाब से ज्यादा होगा। ओके। तो पाम ऑयल थोड़ा फर्म हो गया, ये जरूर B50 के कारण। थर्ड, जो मैं प्रेजेंट भी कर रहा था, मलेशिया इंडोनेशिया का 2025 का जो प्रोडक्शन है, इंडोनेशिया मलेशिया कंबाइंड बेसिस में देखेंगे करीब करीब 10 लाख टन का उनका प्रोडक्शन कम हो गया। तो आप समझ लीजिए पाम में 10 लाख टन का प्रोडक्शन कम हो गया दोनों कंट्री का, और बायोफ्यूल के अंदर 1.2-1.5 मिलियन, मतलब 12 से 15 लाख टन ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि ये जो मार्केट है पाम का, डिक्टेटेड मार्केट है, ये पाम फर्म होने की वजह से बाकी तेल भी फर्म रहेगा। इसका रेंज मैं समझता हूँ आज के दिन में 4500 है, प्रोडक्शन भी उसको बढ़ेगा तो 4300 टू 4800, मतलब आप समझ लीजिए 1225 से ये हो सकता है करीब $50-60 सस्ता, और ऊपर के साइड में करीब 60-70 डॉलर का ऊपर हम देख सकते हैं जुलाई अगस्त सितंबर में, जब डिमांड। पहले ऊपर या पहले नीचे सर? पहले प्राइस ऊपर जाएंगे या पहले नीचे आएगा? मुझे लगता है कि पहले आज के दिन में ना क्या हुआ है कि ये जो वार के कारण जो आपने मेंशन किया है इस डिबेट में, सारी कंट्रीज का, जैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है या इंडिया है, बहुत सारे कंट्रीज अपना पाइपलाइन स्टॉक कम कर दिया है, या तो गैस की वजह से या रिस्क की वजह से या तो हाई प्राइस रिस्क की वजह से, जो भी है, वार प्रीमियम समझ लीजिए उसको। तो उसके वजह से जो स्टॉक्स लोगों ने जो कम कर दिया है, आज के दिन में वो लोग रिप्लेनिश कर रहे हैं। जैसे इंडिया भी अभी रिप्लेनिश कर रहा है, मतलब जो स्टॉक्स यूज किए गए हैं उसको अभी खरीदना पड़ रहा है, तो इसलिए स्पॉट में थोड़ा फर्म है। मुझे तो लगता है कि नियर बाय में पाम को गिरना पड़ेगा, फिर जुलाई अगस्त में जब B50 आएगा थोड़ा फर्म आएगा, लेकिन उसी टाइम में ग्लोबल पाम प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। लेकिन एल निनो, जो एल निनो का मतलब है लिटिल बॉय, एल निनो का इशू हमको और आपको अच्छा वॉच करना है कि इंडिया का मानसून डिले जरूर है, बट लगता है कि काफी अच्छा है। अगर आप देखेंगे बॉम्बे फ्लड्स में, या जो आज के दिन में सोइंग्स थोड़ा कम है कंपेयर टू लास्ट ईयर, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं देखना चाहिए, कंपेयर टू लास्ट ईयर नहीं देखना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि अगले नेक्स्ट 20 डेज में कितना कवरेज एग्जैक्टली, और बढ़ेगा, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। क्योंकि फार्मर्स को तो खाली एक 5 दिन का अच्छा बारिश चाहिए हाँ बिल्कुल, ये बात ये तो करने बिल्कुल की। ठीक है। अभी मैं आपको आज की रिपोर्ट बता रहा हूँ कि अभी जो जुलाई के शुरुआती 5-6 दिनों में बारिश हुई है, वो नॉर्मल से 36% ज़्यादा है, और इसमें जो सोइंग की एक्टिविटी है बहुत पिकअप हुई है। और जो डेफिसिट है लास्ट वीक से कंपेयर टू दिस वीक, वो 3% कम हो गई है सोइंग की। तो उम्मीद करते हैं कि आगे हो जाए तो अच्छी बात है। तो देखिए अगर अब मैं आपका क्वेश्चन ये होगा कि इंडिया का प्रोडक्शन कैसे रहेगा, आई एम हाँ वेरी ऑप्टिमिस्टिक हाँ डिस्पाइट एल निनो, हम्म कि ये पिछले 10 दिन में या एक हफ्ते में जिस तरीके से बारिश का कवरेज हुआ है, हम्म तो मेरे ख्याल से वो ठीक रहेगा। हम्म और लेकिन एल निनो अगर एशिया में थोड़ा कंसर्न है, उसका पाम के प्रोडक्शन के ऊपर असर अगर पड़ेगा वो नेक्स्ट ईयर पड़ेगा, तो आपको और हमको आज के इस साल में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आशा करते हैं कि अपना मानसून और सोएंगे स्पेशली जो शॉर्टफॉल हुआ है वो अच्छा से कवर हो जाए। ठीक है। अब एक सवाल सर, मैं अगर ओवरऑल आपसे पूछूं, चूंकि आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं,
आप जरा बताइए कि क्या तो ऐसे में माने कि इंडिया का जो एडिबल ऑयल का मार्केट है वो आने वाले वक्त में त्योहारों के दौरान, दुर्गा पूजा, दिवाली के दौरान वेल सप्लाइड रहेगा, और अगर वेल सप्लाइड रहेगा तो प्राइस भी अंडर कंट्रोल रहेंगे, नहीं बढ़ेंगे दाम एडिबल ऑयल के फेस्टिव सीजन में भी? या तो नहीं बढ़ेगा, सप्लाई बरकरार रहेगा, इसीलिए क्योंकि रशिया में सनफ्लावर ऑयल का अच्छा सोविंग्स हो रहा है, करीब 15-20% ज़्यादा हो रहा है। तो जो सनफ्लावर ऑयल $200, एक $150 ऊपर था सोया से, मेरे ख्याल से वो नॉर्मल हो जाएगा तब तक जब सितंबर में क्रॉप आएगा। और पाम का तो कोई कमी नहीं है अभी सप्लाई में। सोयाबीन ऑयल तो 4-4.5 लाख टन तो आ ही रहा है। अर्जेंटीना को भी इंडियन मार्केट का जरूरत है। और तो इसीलिए मुझे तो सप्लाई चेन वाला जो प्रॉब्लम है, जो लग रहा था कि वार के टाइम में सप्लाई चेन डिसरप्शन हो सकता है, तब नहीं हुआ है। तो आगे जाके जुलाई अगस्त सितंबर में दुनिया का अलग अलग कंट्रीज जो है वो इंडिया के ऊपर भी डिपेंडेंट है, इंडिया को सप्लाई करने के लिए रेडी है। जैसे मैंने बताया अभी चाइना सोयाबीन ऑयल भी इंडिया में आ सकता है आगे जाके, क्योंकि उनके पास सरप्लस है। तो मेरे ख्याल से आपको प्रोडक्शन और सप्लाई डिमांड ग्लोबली अगर देखा जाए तो इट इज वेरी वेल बैलेंस्ड। सो हमको कोई ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है। चिंता इस बात का था मानसून का इंडिया का, जो अभी क्लियर हो रहा है कि अच्छा हुआ कि ये ठीक हो गया। ओके। तो बहुत अच्छी रिपोर्ट आपने दी है एडिबल ऑयल इंडस्ट्री को लेकर। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं देसाई जी, तो क्या जो एडिबल ऑयल कंज्यूमर के लिए आपने बता दिया कि दाम नहीं बढ़ने वाले हैं, वेल सप्लाइड मार्केट रहेगा, जो एडिबल ऑयल के ट्रेडर हैं जो इस ट्रेड में हैं उनके लिए क्या मैसेज? नहीं, तो अभी तो पहले बहुत अच्छा काम किया है ट्रेड और इंडस्ट्री ने। जब रिस्क बढ़ा, करेंसी का वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहा, क्रूड ऑयल 110 $120 हो गया, तो इंडिया हैज़ डन ए गुड जॉब ऑफ, मतलब उसने कभी कंट्रोल में सप्लाई चेन को बरकरार रखा है। और डिमांड का जो नहीं होते हुए भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे का इंडस्ट्री में जरूर आया है कि डिमांड थोड़ा लगा कि थोड़ा सबड्यूड था। लेकिन समर में वैसे भी सीजनली भी कम होता है, तो जुलाई अगस्त सितंबर में अच्छा फेस्टिवल डिमांड भी रहेगा, पाइपलाइन रिप्लेनिश करने का डिमांड भी रहेगा, और ओवरऑल मार्केट सपोर्टेड ही है, तो ओवरऑल अच्छा ही रहेगा। परफेक्ट। तो बहुत शुक्रिया देसाई जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज आपके लिए कॉम्प्लीमेंट ये है कि आपने पूरे 12-13 मिनट के इंटरव्यू में आपने पूरी हिंदी बोली है। आपकी हिंदी इतनी अच्छी हो गई है हमारे ऑडियंस के लिए, तो आपको बहुत बधाई। और बहुत जी 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 देसाई जी बोलें, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? चलिए, आपकी वजह से मेरा हिंदी थोड़ा जरूर इम्प्रूव हो रहा है। नहीं, बहुत अच्छी हिंदी बोली सर आपने, और बहुत बढ़िया, एकदम बहुत कम्युनिकेटिंग हमारे ऑडियंस के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। आगे आपसे फिर बात करेंगे।